ये सेंटर किस तरह से काम करती है, उसकी भागीदारी क्या है? विश्व पृथ्वी दिवस जैसे विषय को हम आज केंद्रित करते हैं कि कैसे हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में रुचि पैदा कर सकें। वर्ल्ड अर्थ डे पे आज हम मौजूद हैं भोपाल के साइंस सेंटर में। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस सेंटर के हेड साकेत सर, जो ये बताएंगे धरती को बचाने के लिए क्यों साइंटिफिक नज़रिया ज़रूरी है और उस क्षेत्र में ये संस्थान किस तरह से काम करती है, जागरूक करती है और साइंटिफिक नज़रिया अख्तियार करने में किस तरह से मदद करती है। सर बहुत स्वागत है आपका। वर्ल्ड अर्थ डे है तो उसमें ये सेंटर किस तरह से काम करती है, उसकी भागीदारी क्या है नज़रिया बदलने में? सर ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आपके पूरे दर्शकों को रीजनल साइंस सेंटर भोपाल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ख़ास मौके पे जब विश्व पृथ्वी दिवस जैसे विषय को हम आज केंद्रित करते हैं, चूँकि आप जानते हैं कि रीजनल साइंस सेंटर भोपाल जो है हमारी नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स का एक सेंटर है, भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश में इकलौता विज्ञान केंद्र है वर्तमान में, और हमारी काउंसिल के पूरे भारत में 26 विज्ञान केंद्र हैं। तो जब ऐसे विषय आते हैं जो अलग अलग दिन होते हैं, जो किसी विशेष को जागरूकता के दृष्टिकोण से पूरे मंच पे हम रखते हैं, जिसमें जन सामान्य के साथ साथ प्रमुख रूप से जो पीढ़ियाँ स्कूल और कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, उन यूथ में हम कैसे इंस्पिरेशन के लिए, एक अवेयरनेस के लिए ऐसे विषय को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के रूप में रख सकें, उसके कई माध्यम हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे वैज्ञानिक प्रदर्शनियाँ होती हैं, हमारे कई कार्यक्रम होते हैं। आज जो हम देखिए, आप 22 अप्रैल की बात जब कर रहे हैं, तो आज हमारे यहाँ पे विज्ञान केंद्र में रंगोली पोस्टर मेकिंग कंपटीशन हो रहा है, और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है भारत सरकार का जो रीजनल ऑफिस का, उनके साथ मिलके कुछ उनके हम इक्विपमेंट डिस्प्ले भी कर रहे हैं, ताकि लोग देख सकें, महसूस कर सकें, समझ सकें। विज्ञान केंद्र एक उत्प्रेरक की भूमिका समाज में निभाता है कि कैसे हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में रुचि पैदा कर सकें। अब बात साइंटिफिक मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग की होती है कि हमारा प्लैनेट इकलौता हरा भरा ब्लू प्लैनेट जिसे कहते हैं, अगर हम हमारी पृथ्वी के बाहर से अंतरिक्ष में निम्न कक्षाओं से देखते हैं, जैसे कि अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन में रहते हैं, सुनीता विलियम्स हाल ही में आई हैं, अगर उन सब से पूछा जाए तो उनका घर पृथ्वी है, ना कि वो कोई राष्ट्र या वो जगह है, ना वो पर्टिकुलर जगह है। क्योंकि आप जैसे ही बाहर जाते हैं तो पृथ्वी एकमात्र आपका इस पूरे ब्रह्मांड में एक ठिकाना है, एक ठौर है, जहाँ आप मानव सभ्यता के रूप में बाकी प्राणियों, जीव जंतुओं के साथ आप विस्तार हो रहे हैं और फल फूल रहे हैं। अब बात आती है कि हम जागरूकता के रूप में इसके आने वाले भविष्य को सुरक्षित कैसे रखें। तो विज्ञान केंद्र की कोशिश अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों को ध्यान में रखते हैं हमारी काउंसिल में, कि हम भारतीय दृष्टिकोण से कैसे लोगों में, खासकर विद्यार्थियों में, ये बात एहसास हो सके कि पृथ्वी के होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं, चाहे वो इंसान के द्वारा की जाने वाली कई गतिविधियों के कारण निर्मित हों, या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पारिस्थितिक तंत्र जो है, इकोसिस्टम जो है, अगर वो प्रभावित होता है पृथ्वी का, चाहे हमारी सॉइल प्रॉपर्टीज़ हों, या हमारे पानी में बदलाव हों, या हमारी पृथ्वी पर जो तापमान अब अनावश्यक आप समझते हैं कि मूल रूप में उस साइकिल में नहीं आता है हर वर्ष, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं। आपको लगता है कि किन चुनौतियों से हम जूझ रहे हैं? अभी हमारी धरती जूझ रही है, धरती जूझेगी तो हम भी जूझेंगे, स्वाभाविक है। तो उन चुनौतियों के बारे में सर, जैसे आपने पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात कही, उससे संबंधित। जी बिल्कुल, जैसे कि अब विज्ञान के रूप में आप समझना पड़ेगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है। हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। हमारी काउंसिल ने साइंस सिटी कोलकाता में एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी उद्घाटन किया है, और जिसका लक्ष्य है कि हम क्लाइमेट को और बहुत बेहतर तरीके समाज में लेके पहुँचें, जो कि रीजनल साइंस सेंटर भोपाल में भी हम कई कार्यक्रम आयोजित करते हैं। हमारा नेहरू साइंस सेंटर मुंबई ने भी इस पर एक गैलरी की थी पहले, उस विषय से जुड़ा हुआ। तो प्रमुख कारण अगर आप देखें तो कुछ 4-5 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो सबसे ज़्यादा गंभीर हैं। तापमान में परिवर्तन, अब ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा सटीक बात है। आप ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जो आप एक्सपीरियंस ना कर रहे हों। आप देखेंगे पिछले 100 से 125 साल का डेटा, तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर का जो एवरेज नंबर है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो रहा है। 1950 के बाद थोड़ी सी स्पीड बढ़ रही है। हम ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, वो ऐसा भारी भरकम 3-4 डिग्री का डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं कि कई राष्ट्रों में टेम्परेचर बहुत ऊपर जाता है, कई जगह कम। वो उष्णकटिबंधीय हैं या नहीं है, पृथ्वी पर वो कहाँ हैं? अगर इस ग्लोब को आप देखेंगे कि आप अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं तो ठंडे राष्ट्र हैं, आप इक्वेटर या भूमध्य रेखा के करीब हैं तो आप गर्म प्रदेश कहलाएंगे, देश कहलाएंगे, और अगर साउथ में आप जा रहे हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में, तो तापमान में परिवर्तन होगा। लेकिन ओवरऑल ग्रोथ होने के कारण, टेम्परेचर बढ़ने से, अब ये डेटा कह रहा है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर भी है इस वर्ष। यूनाइटेड नेशन ने उसके प्रचार प्रसार के लिए भी बड़े दुनिया भर में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए
कई कार्यक्रम यूनेस्को के माध्यम से भी करवाए जा रहे हैं, भारत में भी हुआ है वर्ल्ड वाटर डे के रूप में। क्या है, बर्फ एक चीज़ पिघल रही है। सर, एक चीज़ जैसे ग्लेशियर को लेके कहा गया कि ये आने वाले 50 साल तक नहीं चलेंगे, ये डेटा है सर इस तरह की 100 साल 50 साल, ऐसे में तो फिर गुंजाइश नहीं है हमारे यहाँ बचने की, रहने की। नहीं, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा इसको हम इस तरीके से रख लेते हैं। पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा अगर आप देखें लैंड पोर्शन को छोड़ दें तो 70% वाटर है। चुनौती ये है कि वो पानी पीने योग्य नहीं है डायरेक्टली। सी वाटर जो है सलाइन, आप उसको सैलिन वाटर होने के कारण आपको बड़ी लंबी बहुत कठिन प्रक्रिया से आप उसको ड्रिंकेबल बनाते हैं, जो कि सहज सरल और बहुत सस्ता नहीं है अभी वर्तमान में, जिस पे पूरी दुनिया के जाने माने साइंटिस्ट इंजीनियर्स काम कर रहे हैं कि वो उसको ब्रेक अगर हो जाएगा वो इनोवेशन, तो वो आम फिर चुनौतियाँ खत्म हो जाएंगी। अब बात आई है ग्लेशियर क्या है, नेचुरली कई सैकड़ों वर्षों में जो माउंट एवरेस्ट के या पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ़ जम जाती है आइस के फॉर्म में, वो धीरे धीरे मेल्ट होकर रिवर के माध्यम से आपके पानी की पूर्ति के लिए सभ्यताओं को कई सालों से करती आ रही है, कई वर्षों से, कई सैकड़ों वर्षों से करती है, हजारों वर्षों से भी कह सकते हैं हम, बड़े निसंदेह वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी ध्यान रखते हैं। परंतु तापमान बदलने से इसमें रेट ऑफ अब मेल्ट अगर आप बोलेंगे बहुत जल्दी पिघलना शुरू होना है, तो अब लंबे समय तक वो जो ग्लेशियर्स थे वो शायद नहीं रह पाएंगे। तो आंकड़े ऐसा दर्शाते हैं, मैं उस विशेषज्ञ नहीं हूँ उन आंकड़ों के ऊपर, परंतु अगर आप जनरलाइज अंडरस्टैंडिंग आप देखेंगे कि जो ग्लेशियर्स की आइस है वो मेल्ट हो रही है। अब वो जरूर से ज़्यादा स्पीड से अगर मेल्ट होगी, तो मेल्ट यानी आप बर्फ़ में, आम आदमी भी हम देखें फ्रिज से जैसे ही हम रेफ्रिजरेटर से बर्फ़ बाहर निकालते हैं तो हमारा तापमान रूम का तापमान पे वो पिघलने लगती है। तो ये पिघलने से जो पानी है वो नदियों के माध्यम से वापस सी में जाता है। तो ड्रिंकिंग वाटर वैसे भी हमारी पृथ्वी पे सबसे कम है। आप देखेंगे परसेंटेज, आप देखेंगे 0.03 0.33, इतना छोटा ड्रिंकिंग वाटर आइस कैप के फॉर्म में है या वो ग्राउंड वाटर के फॉर्म में है, जिसे हम एक्वाफर कहते हैं, जो हम बोरवेल या किसी चीज़ से बाहर खींचते हैं। प्राकृतिक रूप से हर वर्ष बारिश होती है, बारिश से रिचार्ज होता है सिस्टम, लेकिन वो कई लंबे दशकों के बाद उतना रिचार्ज होता है, उससे ज़्यादा खपत शायद हम करते हैं हमारी उपयोगिता के कारण। तो इसके बीच में सामंजस्य बिठाना, प्रकृति जिस तरीके से चीज़ों को सजोती है और जिस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, उन दोनों के बीच में एक स्वस्थ सामंजस्य बिठा के उसकी सस्टेनेबिलिटी को भी सपोर्ट करना, ताकि इकोलॉजिकल सिस्टम में वो रिचार्ज भी हो सके। उसकी इकॉनमी भी जो ड्राइव होती है, इकॉनमी मतलब पानी जो आप देखिए हर रूप में ज़रूरी है, जितना ज़रूरी आपको और हमको पीने के लिए है, आज उससे जुड़ी हुई कितनी तमाम गतिविधियां हैं वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। साइंस सेंटर को लेकर सवाल करूं तो चूँकि ये सेंटर ज़्यादातर काम इसलिए करता है कि हम साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा दे सकें, उस तरह से सोचने के काबिल बना सकें। हमारे पीछे सर 2 एग्जांपल, एक हमारी खूबसूरत सी धरती है और बगल में एक इसरो का रॉकेट है। इसके संदर्भ में जब जैसे प्रदर्शन लोग आते हैं देखने, तो सर यहाँ किस आयु वर्ग के लोग आते हैं? जी, आपके सभी दर्शकों से कहूँगे कि इसका कोई आयु वर्ग ही नहीं है। आप छोटे से छोटा एक KG1 में बच्चा है, अगर KG1 में भी नहीं पढ़ रहा है, तो हमारे कुछ एग्जिबिट्स ऐसे हैं कि वो डायनासॉर्स के एरिया में जाए, मिरर देखें तो बड़ी रुचि पैदा होगी। आप स्कूल में हैं, कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, रिसर्च में हैं, या आप आम जनता अपने जीवन के किसी भी पड़ाव में हैं, विज्ञान केंद्र आपकी यात्रा का एक अभिन्न अंग है। कैसे? क्योंकि ये आपके लिए वैज्ञानिक जर्नी को प्रेरणा के रूप में यात्रा का हिस्सा बनाता है। यात्रा आपकी सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप विज्ञान के विद्यार्थी थे या आप किसी जगह पे टेक्नोलॉजी में पढ़ाई कर रहे थे, नहीं, आज आप उस मॉडर्न युग में रह रहे हैं जहां सुबह से लेकर रात तक विज्ञान या प्रौद्योगिकी के बने हुए उपकरण या उसके बनी हुई उत्पादों का आप इस्तेमाल ना करते हों। तो आप कहेंगे इससे क्या अंतर हो जाता है? इससे ये अंतर होता है कि जितनी आपकी गहराई और जितनी रुचि से इसमें समझ पैदा होगी, आप इनका उपयोग और इनका सदुपयोग करने के बीच का अंतर को बेहतर समझ पाएंगे, जिससे हम अपनी प्लैनेट अर्थ को, ब्लू प्लैनेट को, हम लंबे समय तक एक ऐसा रिस्टोर करने में सहायता मिलेगी कि ये प्लैनेट जिस तरीके से हेल्दी और हरा भरा होना चाहिए कि आने वाली सभ्यताओं और जीवों के लिए, सिवाय इंसान के लिए नहीं, बाकी जीव जंतुओं के लिए भी ये इकोलॉजिकली बैलेंस्ड होना चाहिए। भारतीय सभ्यता इसका जीता जागता उदाहरण है कि मॉडर्न साइंस की समझ से जितना हम आज समझ रहे हैं, अगर आप प्राचीन समय में भी जाएंगे, एंशियंट टाइम में भी जाएंगे, अगर आप अशोका के समय में भी जाएंगे, तो रॉक एडिक्ट या बड़े बड़े पिलर्स पे उनके द्वारा लिखवाया गया वो मैसेज कि हम अपनी प्रकृति को, कुछ जीव जंतुओं को, कुछ एनिमल्स को, कुछ पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। क्यों? और आज आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो हमारे पारिस्थितिक तंत्र, हमारी प्रकृति के प्रति समर्पण भी था।
मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें अभी खोज की, कि हम अपनी प्रकृति को क्या कहते हैं। आप कहते हैं एक व्यक्तिगत इंसान की प्रकृति होती है और एक प्रकृति होती है। तो प्रकृति वर्ड है क्या? प्रकृति उस ब्रह्मांड में उस समाज का एक हिस्सा जहाँ आप जीवन यापन करते हैं, उस प्रकृति में आप फलते फूलते हैं। तो प्रकृति के बनाए हुए तंत्र को अगर आप बैलेंस करने की अप्रोच को आगे बढ़ाएंगे तो उस आधुनिक विज्ञान की सहायता से तो ये सदुपयोग होगा। और आपने जैसी एक जीवंत उदाहरण दे दिया कि जहाँ हम सभ्यता, पृथ्वी और जीवन की बात कर रहे हैं और एक आधुनिक टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन रॉकेट की बात कर रहे हैं, तो ये इंसान के द्वारा बनाया हुआ एक वो वाला उपकरण है जिसे हम रॉकेट कहते हैं, लॉन्च व्हीकल। ये बताता है कि हम अपनी यात्रा और सोच को कितना आगे ले जा सकते हैं। हमने पृथ्वी को छोड़ना अगर उठना सीखा है तो रॉकेट ने हमें अपनी पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में ले जाने का वो एक दायरा और एक पकड़ हमें दी है। तो वो हमारी आधुनिकता बताती है मानव सभ्यता के रूप में। सर, जब यहाँ कोई आता है तो उनके साथ कोई गाइड होता है जो इन चीज़ों को की बखान कर सके कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है? ये दो खास बिंदुओं के इर्द गिर्द विज्ञान केंद्र की पृष्ठभूमि होती है। पहला कि विज्ञान केंद्र का कॉन्सेप्ट है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन, एक्सीडेंटल डिस्कवरी को ये बहुत बढ़ावा देता है कि आप लर्निंग बाय डूइंग कि चीज़ें अगर आपको पहले से अगर हम सूचित नहीं कर रहे हैं और आप उसमें जो इंटरप्रिटेशन दिया है और जो एग्जिबिट हैं हमारे, ये सब एग्जिबिट से जिस तरीके से आप इंटरेक्ट करेंगे वो कुछ रिवील करेगा। उस हिट एंड ट्रायल प्रोसेस में एक आपकी समझ का एक अलग तरीके से विकास होगा। दूसरा, हमारे एजुकेशन ट्रेनी यानी साइंस कम्युनिकेटर्स होते हैं। जब बड़े ग्रुप में लोग आते हैं या हम भी पूछते हैं तो हम वो भी पब्लिक को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये टू वे अंडरस्टैंडिंग है कि आप सेल्फ एक्सप्लोर करें या एक साथ में हम किसी हमारे एजुकेटर के रूप में करें। तो दोनों में आपके सोच और समझ का दायरे का निर्माण अलग तरीके से होता है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं तो उसके विचारधारा से आप प्रभावित होते हैं। वो सोच आपकी सोच को प्रभावित कर सकती है। एक होती है सेल्फ डिस्कवरी जो आपको उस आयाम को भी छूने के लिए प्रेरित करे जो शायद आपने मौका ना मिला हो जब आप किसी से संवाद करते हैं। तो इतनी अच्छी परिकल्पना के साथ विज्ञान केंद्र का जो एग्जिबिट हैं, प्रदर्शनियां हैं, ये उस बात के लिए हैं कि कोई आयु वर्ग नहीं, सबके लिए हैं। 7 दिन हम खुले हैं, सुबह 9:30 से 6, 363 दिन। तो आप कभी भी आइए। और आज विज्ञान में अगर हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो क्यों ना करें। आप सोचिए, ये एक मात्र ग्रह है, हम मंगल पे जाने की बात कर रहे हैं। स्पेस एक्स मंगल पे देख रहे हैं कि वो एलोन मस्क इज ट्राइंग कि इंसान को चांद की जगह अब मंगल पे ले जाएंगे। तो आप मंगल पे जाएंगे तो वहाँ तो सिस्टम अभी नहीं है हैबिटेबल। आप मून को इस्तेमाल करेंगे रॉकेट्स को अंतरिक्ष में आगे की यात्रा के लिए। पर एक प्लैनेट है जो आपके लिए अभी फुल स्वच्छंदता के साथ जीवन यापन और प्रगति के लिए सबसे बड़ा कारक है, वो है पृथ्वी। तो इसकी खुद की प्रगति, इसकी खुद का भविष्य सुरक्षित करने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी व्यक्तिगत भी बहुत ज़्यादा है। सर, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होता कि जब हमारे पास धरती है, हमें मालूम है यहाँ जीवन है और हम कितने करोड़ों सालों से यहाँ, मतलब इंसान के फॉर्म में नहीं लेकिन जीव के फॉर्म में हैं, तो हमें क्यों दूसरी धरती की ज़रूरत है इस तरह की? हम इसे क्यों नहीं बेहतर बनाते? आपने बहुत कमाल का सवाल पूछा और आपकी पूरी टीम को, पीपल डिजिटल को मैं धन्यवाद दूंगा। इसी को कहते हैं एक सवालों के निर्माण से नई प्रगति का विकास। कैसे? हम अगर एक ही जगह केंद्रित रहेंगे तो सभ्यता का विकास और भविष्य, आप सोचिए कभी कल को मैं एक जैसे परिकल्पना हाइपोथेसिस देता हूँ, एक एस्ट्रॉइड अंतरिक्ष से आके हमसे टकराता है जो कि अतीत में डायनासोर्स जिस तरीके से विलुप्त हुए हैं, इसका मतलब है कि हमारी पृथ्वी के साथ हुआ है। और फिर हमने 1908 में तुंगस का साइबेरिया के जंगलों में, रसिया के पास में एक अंतरिक्ष में पृथ्वी से छूने के पहले भी कुछ एक्सप्लोजन हुआ है जो बहुत बड़ा वैज्ञानिक प्रमाण है कि सैकड़ों किलोमीटर के जंगल फ्लैट हो गए। तो सभ्यता अगर पूरी पृथ्वी के खतरे में पड़ती है, तो अगर पृथ्वी को कुछ होता है तो जो इंटरप्लैनेटरी सभ्यता अगर नहीं होगी तो आप सोचिए आप विस्तार कैसे होगा। तो आप जितनी दूर, जितनी ज़्यादा बेहतर आप समाज आपका उन्नत होगा, आप उतनी ही ज़्यादा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात के अनुसार आप जीवित रहेंगे। इसका एक सरल उदाहरण आपके लिए मैं और देता हूँ। अगर हम आज भी अफ्रीका के जंगलों की गुफाओं में कंदमूल खा रहे होते तो संभावना ये थी कि शायद आज हम होते ही नहीं, क्योंकि बड़े भारी भरकम जानवर या ऐसी परिस्थितियाँ हमें अब तक नष्ट कर चुकी होती। लेकिन हमने माइग्रेट करना सीखा और हम विस्तारित हुए पृथ्वी पे। शायद वो भी एक बहुत बड़ी ताकत मिली, नॉलेज था, इंटेलेक्ट था, इमेजिनेशन था। लेकिन हमें एक्सपैंड होने में, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करें, आप डार्विन की बात करें, उस पल को भी पुट मिला। और आप देखिए वही कॉन्सेप्ट अगर हम अंतरिक्ष में करते हैं तो हम उन संसाधनों को, उन चीज़ों का दोहन बड़े स्तर पे कर पाएंगे जो हमारी पृथ्वी पर अभी नहीं है।
सर मेरा एक सवाल और था जाने से पहले, ये जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं मुझे बड़ा कौतूहल पैदा हो रहा है इसके बारे में जानने के लिए। अभी हम लोगों ने इस पर डिस्कस नहीं किया, तो इसके बारे में सर थोड़ा थोड़ा ये क्या है, क्यों है, कैसे है? बिल्कुल, मैं आपकी टीम को कहूँगा कि एक कमाल का एग्जिबिट है यहाँ पे। ये पूरी की पूरी गैलरी जो है वायुमंडल पे आधारित है, एटमॉस्फेरिक साइंस के ऊपर। और इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएंगे कि जब वैक्यूम क्रिएट होता है तो कैसे उसकी ताकत बढ़ जाती है, जो आम व्यक्ति और बच्चों में बड़ा कौतूहल होता है कि इस एग्जिबिट को हम देखते हैं। आइए, इस एग्जिबिट में अभी देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसको मैंने खींचा और आप देखेंगे कि वो एक बड़ा स्फीयर है। आपकी टीम को बोलूँगा कि इस कैमरे में इसको दिखाने का प्रयास करें आपके दर्शकों को कि मैंने अभी आपको इस एग्जिबिट में देखिए वायुमंडल यानी हवा की ताकत देखी, ये खुल गया जी, उसके अंदर एयर है। अभी मैं इसको उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करता हूँ मैं, यानी वैक्यूम उसके अंदर की हवा को हम बाहर निकालने की कोशिश, तो वैक्यूम यानी निर्वात क्रिएट होगा। अब निर्वात क्रिएट होने के बाद आप देखिए, भाई मैं लटक भी जाता हूँ, अब जाके खुला, बहुत फोर्स लगाने का। तो अगर ये परफेक्टली हम वैक्यूम क्रिएट कर लें तो एक 40 से 50 किलो का इंसान लटक भी जाएगा तब भी। तो इसलिए हॉर्स पावर से ये एग्जाम्पल से यहाँ दिखाया भी गया है कि अगर परफेक्ट वैक्यूम स्फीयर है तो उसको खोलना नियरली इम्पॉसिबल है जब तक कि उससे ज़्यादा ताकत क्रिएट ना कर पाएँ हम। तो वायुमंडल इतनी कमाल की चीज़ है, तो उससे जुड़े हुए एग्जिबिट्स इतना रुचि पैदा करते हैं बच्चों में। सर ये क्या? ये भी एक ऐसा वैक्यूम है, हम उसके पाइप के अंदर हमारे वैक्यूम पाइप क्रिएट करने से बॉल ऑटोमेटिक एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन चल जाएगी। देखिए वहाँ से दूसरा विजिटर हमें प्लेस करेगा तो वापस यहाँ आ जाएगी। तो किस तरीके से हम, सर इसमें हवा का दबाव कुछ नहीं है, जीरो नहीं, उसको हम कंट्रोल करते हैं। हमने बाहर नहीं, जैसे आपने वैक्यूम की बात की तो किसमें वैक्यूम नहीं है, जीरो सर, ये पूछ रहा है। नहीं, उसमें आइडियली कुछ गैस है, एयर है, और लेकिन किसी एक तरफ से हम उसको जब गायब करने की कोशिश करते हैं तो बॉल सक्शन क्रिएट होने के कारण दूसरी डायरेक्शन में भागती है। तो अब जब विद्यार्थी इस चीज़ से देखते हैं, सोचते हैं, तो उनको उस वैक्यूम में, उस एयर की ताकत का अनुभव होता है कि अनुपस्थिति भी कई बार कितना बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकती है, कि एयर को कंट्रोल करना, जो कि एटमॉस्फेयर के रूप में हमारी पृथ्वी की चारों तरफ है, पर इतनी छोटी सी टाइनी सरफेस है, वो देखने में बड़ा लगता है हमें। जब पृथ्वी के अनुपात में देखेंगे तो कुछ ही किलोमीटर हैं। आपकी 12,000 किलोमीटर चौड़ी एक अगर उसका व्यास ले लें पृथ्वी का, तो मुश्किल से आप देखेंगे 30-40 किलोमीटर। फिर वायुमंडल 300 किलोमीटर बोलते जरूर हैं, वो तो 100 किलोमीटर के ऊपर लगभग खत्म हो जाता है। जी। सर इसके अलावा और क्या देख सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें। आप पृथ्वी की आप बात कर रहे हैं तो हम फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता हमारे जीवन में तो जितने लोग सोचते होंगे घर्षण, तो घर्षण यानी थोड़ा सा नेगेटिव टर्म लग रहा है, लेकिन साइंस में कितनी कमाल की बात है। आज आप खड़े हैं अपनी चप्पलों पे, या मैं खड़ा हूं, या आप माइक पकड़े हैं, या हम बात कर पा रहे हैं, या इसको छू रहे हैं, तो ये फ्रिक्शन है। जैसे ही मैं इसके नीचे एयर सर्कुलेट करता हूं, आप प्रेस करेंगे। जी सर। अब आप इसको घुमाइए, मैं आपके माइक को लेता हूं, आप जरा घुमाइए, प्रेस करते, हाँ, आप प्रेस को छोड़िए और फिर घुमाइए, उसमें ज़्यादा ताकत लग रही है, ज़्यादा ताकत लग रही है। तो इसका मतलब है कि विज्ञान को अगर एक्शन में देखना है, साइंस इन एक्शन, और आपको उसके खूबियों से जुड़ना है, तो एकमात्र जगह है हमारे प्रदेश में, भोपाल में, रीजनल साइंस सेंटर, जहां लोग आके एंजॉय करें, सीखें, समझें और कल्चर ऑफ साइंस को एक्सपीरियंस करें। ना कि किताब में जो विज्ञान शब्द लिखा है स्कूल के या कॉलेज की किताबों में, विज्ञान वो नहीं है। मतलब आए यहाँ बढ़िया जो है प्रैक्टिकल वगैरह करें, देखें, समझें, एक्सपीरियंस करें, जिए, एक्सपीरियंस करें। और अगर आप शाम को आते हैं तो कभी कभी हम दिन में, हम लोग कहते हैं दिन में तारे दिखाना एक बड़ा फेमस मुहावरा है, पर हमारे यहाँ टेलीस्कोप से, सोलर फिल्टर से हम दिन में तारा भी दिखाते हैं। तो आप सोचिए, चरितार्थ कर देते हैं, पर हम सन दिखाते हैं, इतना विशाल उसके अंदर के सन स्पॉट्स दिखाते हैं। शाम को आते हैं आपके वीकेंड में तो हम जो ग्रह या कुछ सैटेलाइट जैसे मून जब भी अवेलेबल होता है तो वो भी पब्लिक को दिखाते हैं। अच्छा सर, जो लोग आते हैं उनके अंदर कौतूहल होती है देखने की, बस चलो कुछ नहीं है घूमने को, तो चलो साइंस सेंटर घूम आते हैं, इस तरह का? ये एक भारी सा सवाल है, कौतूहल होता है कि नहीं। कौतूहल का निर्माण और कौतूहल है ये नहीं, ये बड़ा ऐसा इंटेंजिबल आउटकम जैसी चीज़ें हैं जिसको विज्ञान केंद्र पैदा करने के लिए एक कारक के रूप में बना है। उसके निर्माण की गारंटी नहीं है, परंतु उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, ताकि अप्रत्यक्ष रूप से हम कैसे इस कौतूहल से जिज्ञासा का निर्माण हो। और जिज्ञासा इतनी जरूरी चीज़ है कि लोग ऑटोमेटिकली फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण या विज्ञान के प्रति एक समझ उनकी विकसित हो, और हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला राष्ट्र जितना हम आधुनिक समाज में जिएंगे जरूरी है। आज आप और हम जब बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस रूप में
फैल चुका है कि अगर आपने उसको अपने जीवन का अंग नहीं बनाया तो आपका सर्वाइवल दोबारा, डार्विन ने कहा था उस समय। सर मैं एक चीज़ पूछूंगा, बहुत शॉर्ट में इसका जवाब चाहूँगा। कल एक साहब से मेरी बहस हो रही थी, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा अपनाना चाहिए एआई को, जॉब लॉस के बारे में बात हो रही थी, कितनी जॉब जाएंगी वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा वासिफ, मौलिकता कभी भी एआई ख़त्म नहीं कर सकती, न रचनात्मकता ख़त्म कर सकती है, एक दिन हम अपनी जड़ों की तरफ लौटेंगे। उनका मतलब ये है कि हम इसको लांघेंगे एक दिन और फिर से हम अपनी जड़ों की तरफ जाएंगे। लेकिन सर मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, आप इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए क्या है, साइंस रीजनिंग का बहुत बड़ा आधार मानती है और लॉजिकल तथ्यात्मक चीज़ें जो हैं लॉजिकल हैं। अभी देखिए हम समाज में जिनको हम बात कर लेते हैं ना, खास बात, मैं आपका बहुत कम समय लूंगा, लेकिन 2024 का जो नोबेल प्राइज़ है फिजिक्स का, जिन दो महानुभावों को मिला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण मिला है, एक का नाम है हॉपफील्ड है और एक है हिंटमैन। तो हिंटमैन जो हैं उनको आम रूप में पूरी दुनिया में फादर ऑफ एआई भी कहा जाता है। वो खुद ये सर आप उसका जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने चिंता जताई कि बेहद खतरनाक है और उन्होंने रिजाइन डाल दिया। हाँ नहीं, वो एक समाज में बड़े रूप से इस तरीके से फैल गया, ऐसा भी नहीं है पूरा, परंतु उन्होंने ये चिंता जाहिर कर दी है कि हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी हमने बना ली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि अभी आप और हम जिस टेक्नोलॉजी को कहते हैं वो पूरा एआई भी नहीं है, वो जनरेटिव एआई है। तो उसमें उसकी एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ की समझ नहीं है। अब हमें अभी तक हमने जो टेक्नोलॉजीज बनाई थी वो कुछ दशकों में, कुछ वर्षों में, कुछ शताब्दियों में वो पुरानी हो जाती थी जी। लेकिन अब आप ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर आ गए हैं जिसका भविष्य या जिसकी एंड क्या होगा ये कहना अभी लगभग असंभव सा हो रहा है। वो मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है। चिंता इसलिए होती है लोगों को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े लोगों को, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में जब वो अपने आप को प्रोग्राम करता है, जब हमारे बनाई हुई एल्गोरिथम को समझते हुए बेहतर डेटा एनालाइज करता है, जिसको हम मशीन लर्निंग से बेहतर समझते हैं, कुछ समय बाद वो अपनी प्रोग्रामिंग, अपनी ही लैंग्वेज, अपने ही तरीके से जब वो एडवांसमेंट में करने लगेगा और हमारा मानवीय हस्तक्षेप अगर उस स्तर पर जाके खत्म हो जाता है और हम उसकी चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे कि आखिर ये हो कैसे रहा है, तो फिर एक चुनौती पैदा हो सकेगी कि हम उसके लिए जाने वाले निर्णयों में या सहभागिता से हम शायद क्या बोलते हैं ताल्लुकात ना रख पाएं। परंतु उससे बेहतर एक अच्छा दृष्टिकोण है। मतलब सर आपको आत्मसात करके चलना है, आप किसी चीज़ को खारिज नहीं कर सकते बिना किसी खास तथ्यों पे। नहीं, तथ्यों से सवाल ही नहीं है। आप अगर नहीं करना भी चाहते हैं तो आप जिन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करेंगे वो आपको यूज़ कर रहे होंगे। तो हमें सबसे बड़े एक्सपर्ट्स कहते हैं दुनिया भर के, और अगर मैं आप व्यक्तिगत रूप से भी जानना चाहें तो मैं ये कहूँगा टेक्नोलॉजी के साथ को एग्जिस्ट करने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा, वरना आप सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं हो पाएंगे। ये कहना एक बड़ा कदम होगा, जो मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो टेक्नोलॉजी से इत्तेफाक नहीं रखेंगे और उसका सदुपयोग की डायरेक्शन में अगर हम नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि एआई एक पावरफुल चीज़ भी है, टूल भी है हमारे लिए, हम उसको जितना बेहतर, जो समस्याओं से हम जूझ रहे हैं कि टेम्परेचर क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की आपने ग्रीन एनर्जी की बात करी थी हमारी चर्चा में कि ग्रीन एनर्जी की अगर आपने बात की है कि जो अपशिष्ट क्रिएट होगा बैटरी के फॉर्म में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बेहतर ये समझ पाएंगे कि आखिर हम इसका हल कैसे ढूंढ पाएँ। सर बस एक चीज़ पूछ रहा था, ये देख के मुझे भी कौतूहल हो रहा है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, ये पाइपें क्यों लगी हैं सर, इसका मतलब क्या है? इसमें प्लेन अब देखिए एग्जिबिट क्या है, उस बात को एग्जिबिट करने की कोशिश है, यानी प्रदर्शित करने की कोशिश है कि हम अलग अलग एल्टीट्यूड पे, पृथ्वी की सतह से जब ऊंचाई पे जाते हैं तो वायुमंडलीय दबाव बदलता है। उसको बदलने के लिए हमने एग्जिबिट में उन अलग अलग रॉड को अलग अलग लेंथ के हिसाब से वेट को हमने कोरिलेट किया है, ताकि हम उसका अनुभव कर सकें एक रूप डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में कि आप जितनी ऊपर जाएंगे वायुमंडल का दबाव उतना कम। सर मैं महसूस कर रहा हूँ ये सबसे हल्का है। हाँ, ये सबसे भारी है, सबसे भारी ये जो सत्य ट्राई किया था। जी जी, तो उसके आधार पे हमने यहाँ कुछ वायुयान भी रखे हैं जो अलग अलग एल्टीट्यूड पे उड़ते हैं। ये संकेतात्मक रूप से पब्लिक को समझाने के लिए, समझने के लिए कि हर एयरक्राफ्ट हर जगह नहीं उड़ सकता। ये कॉन्कॉर्ड है अपने समय का सबसे शक्तिशाली, अब जो बंद हो चुका है, बाकी के लॉन्ग हॉल एयर जो भी एयरक्राफ्ट होती है, बोइंग का इसमें अब तो उससे ज़्यादा पावरफुल ये 74, अब तो आप A380 एयरबस का, बोइंग का लॉन्ग हॉल्स कहते हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट कहते हैं, एल्टीट्यूड के हिसाब से दबाव बदलता है। सर इसके आगे जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। सर मेरा एक सवाल था, जैसे रास्ते खत्म नहीं होते जैसे सर कैमरामैन से कहेंगे कि यहाँ से जरूर पब्लिक को दिखे। ये क्या है सर वैसे? ये क्या है, अगर इस डायरेक्शन में से आप देखेंगे तो आप बता पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ मल्टीपल इमेजेस बन रही हैं। हाँ,
सर ये तो मैं मजाक की बात करूंगा, लेकिन मुझे वो फिल्म याद आ गई मुगले आजम, जिसपे वो डांस होता है। जी जी, तो वो भी कमाल की कहानी है सर, कमाल के डायरेक्टर थे, मैं नाम अभी जस्ट एकदम से नाम भूल रहा हूँ, जो भी है बहुत कमाल के थे। वो जिस तरीके से मिरर इस्तेमाल किए गए थे, ऑप्टिक्स थी, साइंस इस्तेमाल की थी उन्हें, रिफ्लेक्शन आ रहा था, बाद में उसको बहुत करेक्ट किया। तो कमाल की साइंस इस्तेमाल की थी उनने, ताकि कैमरा उस मल्टीपल इमेजेस को, हमने एक छोटा सा चित्रण किया है उस तरीके के प्रयोग को। यहाँ आप देखेंगे ये वाला एग्जिबिट, अगर आप कैमरा टीम से बोलेंगे कि अपने कैमरे को यहाँ रखें तो ऑटोमेटिकली मल्टीपल कैमरा उनको दिखेगा यहाँ पे। तो ये एक प्रकार से बड़ा पैराबोलिक आप देखेंगे डिस्क की तरह है, उसका फोकल पॉइंट ये है जिसकी इतनी सारी इमेजेस कमाल है सर, कमाल है। तो ये ही तो साइंस का कमाल है कि विज्ञान जो है तथ्यों पर, सर लॉजिकल रीजनिंग पर। मैं ये पूछ रहा था, मुझे स्कूल में ये सब हासिल नहीं हुआ, और अगर आपकी साइंस में फिजिक्स में रुचि नहीं रही तो मेरा ख्याल है स्टूडेंट की गलती अगर हो ना हो टीचर्स की भी हो सकती है। उसको वैसा टीचर नहीं मिला, मेरा मानना है सर व्यक्तिगत रूप से, वो उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, समझा नहीं पाए। सर क्या इस तरह की चीज़ें स्कूल में होनी चाहिए और किस स्तर पे हो रही हैं? हमारे टाइम पे सर नहीं थी इस तरह से, हमें थ्योरी बताई जाती थी, प्रैक्टिकल हम नहीं कर पाते थे। अभी देखिए भारत, हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम देख लीजिए, परमाणु ऊर्जा देख लीजिए, अब हम सोलर अलायंस में काम कर रहा है, हम क्लाइमेट में भी बेहतर काम कर रहे हैं, हम फ्यूजन रिएक्टर बनाने के लिए ईटर एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, भारत उसमें भी पार्टनर है, बड़े मेगा साइंस प्रोजेक्ट्स में हैं। चंद्रयान-3 हम पहला राष्ट्र ऐसा बनते हैं दक्षिणी ध्रुव पर उतार देते हैं। तो इन सब चीज़ों को क्या लग रहा है, ये टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेशंस का मतलब क्या है कि आपको इनोवेशन करना है तो आपको एक्सपेरिमेंटेशन में बहुत रुचि रखना होगी। स्कूलों की जो प्रयोगशालाएं हैं उसमें बच्चे जरूर आगे जाएं, शिक्षक जाएं, और सबसे ज़्यादा जरूरी स्कूल और कॉलेज का अभिन्न अंग विज्ञान केंद्र है। अगर जिस राज्य में भी अगर आपके विज्ञान केंद्र है, मध्य प्रदेश की बात करें तो रीजनल साइंस सेंटर भोपाल है हमारे NCSM का, यहाँ आइए आप, आपके कोर्स करिकुलम, आपकी पढ़ाई का एक छोटा सा इत्मीनान से एक पल हमारे साथ बिताइए, और इस विज्ञान केंद्र को आप अपनी शिक्षा का एक इनडायरेक्ट या आप बोलें नॉन फॉर्मल लर्निंग का एक हिस्सा बनाइए। तो वो बहस खत्म हो जाएगी कि विद्यालय में भी हर कुछ बनाने जरूरी नहीं है। विद्यालय एक अपना पारिस्तारिक तंत्र के सिस्टम से चलता है जिसे हम कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन, पर उसको सप्लीमेंट करने के लिए इनफॉर्मल लर्निंग जरूरी है, एक्सपोजर विजिट्स जरूरी हैं। आप जंगल जाएं, वाइल्ड लाइफ देखें, आप कल्चरल चीज़ें देखें, आप नदियाँ देखें, तालाब देखें, विज्ञान केंद्र आएँ, जू आएँ। तो एक जो समझ है वैज्ञानिक कि ये प्रकृति में जो एक्सपेंसन है, तो बच्चे का एक दायरा बड़ा हो, फिर वो किताबों का अध्ययन करे, और फिर सबसे ज़्यादा जरूरी कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में संवाद हो। सर कोई बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहा है, अगर उसके मन में कौतूहल पैदा हुई इन सब चीज़ों को देखने की, जानने की, जो कि इससे वंचित है, वो स्कूल में शायद उसके ना हो, वो कैसे सर यहाँ पे आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। ये श्यामला हिल्स स्मार्ट सिटी रोड पे है, कोई भी आए, हम सबके लिए खुले हैं, और सुबह 9:30 से शाम को 6 बजे तक, सातों दिन, मंडे को भी बंद नहीं होते, बहुत से म्यूजियम मंडे को बंद होते हैं, और साल में 363 दिन हैं। तो आप जब भी भोपाल में, मध्य प्रदेश में कहीं पर भी हैं और या वहाँ से गुजर रहे हैं तो आपका स्वागत है। आप गूगल भी करें तो भी आप हमें पाएंगे डिजिटली, आप यूट्यूब पे भी, और अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो RSC भोपाल लिए के नाम से हमारा इंस्टा पे भी है, फेसबुक पे भी हैं, आप जुड़ जाएं। हमारी गतिविधियां कुछ ऐसी डिजिटल भी होती हैं, और हम प्रदेश में चूँकि बहुतायत में हिंदी का हमारा मेन वो भाषा है, पढ़ाई लिखाई और संवाद की हमारे राज्य की, तो हमारे अधिकतर कार्यक्रम भी हमारे प्रयास रहते हैं कि वो हिंदी भाषा में हो, और वो यूट्यूब पे भी हम डालते हैं ताकि लोग अगर नहीं भी पहुँच पा रहे तो बियॉन्ड 4 बॉल हम भी उन तक पहुँचे। सर बच्चों के लिए फ्री है क्या यहाँ पे? जी फ्री तो आप ऐसा कहेंगे कि बहुत नॉमिनल फीस तो है, सब टिकट बहुत ही सस्ती हैं। वैसे भी हमारे साइंस सेंटर की 30 रुपये टिकट है आम जनमानस के लिए। अगर स्कूल की तरफ से बच्चे आते हैं तो वो 10 रुपीज़ लगता है स्कूल को, और गवर्नमेंट स्कूल से आते हैं तो 5 रुपये लगता है। और सर ये कर्विंग टनल क्या है, इसके बारे में बता दीजिए, तब से मुझे इधर से उधर। बड़ा कमाल की बात है। अब जो चूँकि आपने फिलॉसफी की बात भी छेड़ी थी, तो साइंस और फिलॉसफी दोनों आ जाती है कि आप देखेंगे साइंस क्या कहती है कि इतना इन्फिनाइट डेप्थ कैसे, अनंत गहराई क्या सब बोध हो रहा है इसके अंदर। और अगर आप कैमरामैन से कहूँगा कि पीछे दीवार दिखाए, पीछे तो लगेगा कि इसके आगे तो कुछ है नहीं, ऊपर से दीवार दिखाइए, तब वो दृष्टिकोण निर्मित होगा कि इतना गहराई का बोध हो रहा है। इसका कमाल है ऑप्टिक्स का, यानी प्रकाश की जो किरणें हैं इस मिरर से अंदर जा रही हैं। ये मिरर ना होके एक्चुअल में ये ग्लास है, ये ट्रांसमिट होने दे रहा है, पर कुछ परसेंटेज को ये ब्लॉक कर रहा है अंदर। ये प्योर क्लीन ग्लास नहीं है, अंदर लगा हुआ है एक कमाल का मिरर। उसकी साइंस समझने के लिए आपको विज्ञान केंद्र आना होगा, और ये दोनों मिलके
एक इनफाइनाइट गहराई का बोध कर रहे हैं कि आप देखिए अंत में ऐसा लग रहा है कहीं खत्म ही नहीं हुआ है। खत्म ही नहीं होगा। आपको उदाहरण के लिए सबसे अच्छा दिखाना है तो आपके कैमरामैन ये इनफाइनाइट रेलवे ट्रैक को दिखा सकते हैं, जिसको छोरी समझ में नहीं आ रहा है, टनल लग रहा है ये। तो ये सर ये कैसे बना, ये ट्रेन की पटरी लग रही है, कहीं नहीं खत्म हो रही है। तो इसी के लिए समझने के लिए तो विज्ञान केंद्र है आपके साथ, आप आएँ और इन सवालों के जवाब तलाशें। सर यहाँ पे युवा आते होंगे, बच्चे भी आते होंगे, तो आप इस पे बैठ के बात करें तो जी सर प्लीज़ प्लीज़। अरे मुझे लगा, मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा ये राउंड है। तो वही तो कमाल है, कंफ्यूजन। बैठिए, आपकी कैमरा की जरूर देखिएगी, बैठिए। सर ये मैं बैठा, डाइन विथ योरसेल्फ। कमाल है, हर जगह मैं हूँ। हर जगह शायद मुझे लगता है हमें मैं से बाहर निकलना होगा प्रकृति और पृथ्वी को बचाने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है सर। जी, तो ये कमाल की जगह है विज्ञान केंद्र, और आपके सभी दर्शकों से कहें कि आप जम के इस विज्ञान को अपनी कल्चरल टूरिज्म का हिस्सा बनाएं, और सिर्फ पढ़ाई लिखाई की जगह नहीं है, आप इंजॉय करें, एक्सपीरियंस करें, आप ज़रूर हमारे तक पहुँचें। आप सबका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, एक सवाल और है मेरा। बिल्कुल। और जैसे जो युवा वगैरह यहाँ आते हैं, बच्चे आते हैं, उनके अंदर आप साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसे देखते हैं, या जो भी माता पिता उनके आते हैं, क्या वो उनके अंदर वो चीज़ दिखती है कि ये उस दृष्टिकोण से, उस नज़रिए से सोच पा रहे हैं? ये शायद इसको आकलन कहेंगे, और उसको हम सर्वे के बेसिस पे कोई मैं जागरूकता की बात कर रहा हूँ यार। जागरूकता में ये बोलूँगा कि जब सवाल बच्चे बहुत गहराई से पूछते हैं तो लगता है कि रुचि है। अब उनका बैकग्राउंड कैसा रहा है और किस रूप से वो शिक्षकों से संवाद करते हुए बड़े हुए हैं, उस पर भी निर्भर करता है, और किताबें कैसी पढ़ रहे हैं वो। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, चूँकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की है, तो ये एक सोच, एक दायरा बस नहीं है, ये आपकी तर्क शक्ति और एक रीजनिंग, वैज्ञानिक अंडरस्टैंडिंग के साथ हो, वो एक सहज बात है जो हम आम नागरिकों में भी होना चाहिए और होती है। हमारा भारतीय संविधान एकमात्र संविधान है पूरी दुनिया में जिसका आर्टिकल 51A साइंटिफिक टेम्परामेंट का जिक्र करता है। तो विज्ञान केंद्र उस पृष्ठभूमि पे एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट के रूप में हमारी काउंसिल हमारे भारतवर्ष में करती है। सर बाकी कैसे युवाओं में और आने वाले पीढ़ियों में साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा दें? साइंटिफिक टेम्परामेंट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप उस दौर में हैं जहां आपकी डिसीजन मेकिंग आपके फ्यूचर को, अर्थ के फ्यूचर को, आपकी फ्यूचर के, आपके कंट्री के फ्यूचर को डिफाइन करती है। तो जितनी बेहतर समझ आपकी होगी टेक्नोलॉजिकल, उसके इम्प्लीकेशंस, उसके नुकसान और फ़ायदे, तो आप डिसीजन उस तरीके से लेंगे। अब वो डिसीजन की प्रक्रिया जो है, हमारा मस्तिष्क, न्यूरो साइंस की अगर आप बात करें, ब्रेन कैसे काम करता है, उस काम में आप जितनी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और जितनी ज़्यादा जानकारी आपके पास होगी, तो आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अभी बनाने की बात की है, कुछ ही दशक हो रहे हैं, पर नेचुरल इंटेलिजेंस तो आपके पास है जो आपको दायरा, डेटा और रिसर्च के आधार पर निर्णय लेने में हेल्प करता है, एक्सपोजर के आधार पर। तो इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण जरूरी है कि जब बात आए कि न्यूक्लियर रिएक्टर आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि वो एनर्जी पैदा करते हैं जिसको आप कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आपकी समझ है, वो आपको एक सहजता प्रदान करता है कि हमारी इतनी एडवांस्ड इंजीनियरिंग है कि हमारे लिए ये एक सदुपयोगी टूल है। इस तरीके से निर्णय लेने में आपको सहजता महसूस होती है, और ये दृष्टिकोण अगर है तो ये चीज़ें आपकी कंट्री के लिए बहुत ताकतवर हो जाती हैं, और वो देश एक सशक्त टेक्नोलॉजी R&D ड्रिवन एक मानसिकता जिसकी बहुत साइकोलॉजिकली शांतिपूर्ण ढंग से विज्ञान का इस्तेमाल करना हो। तो फिर डॉक्टर सारा भाई की बातें कि हम इसलिए विकास नहीं करना चाहते कि किसी को हमें दिखाना है, आम भाषा में बात कर रहा हूँ, बल्कि हम इसलिए आगे जाना चाहते हैं कि हम अपने खुद के राष्ट्र के लिए, अपने लोगों के लिए उन कठिन स्पेस टेक्नोलॉजी को भी मुहैया करा सकें जो आम नहीं थी एक समय। सर ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरा। सवाल ये है कि इसमें आप सरकार की भूमिका को कैसे देखते हैं? ये शायद मेरे कार्यक्षेत्र से बाहर है। नहीं सर, मैं इसको ये नहीं कह रहा, कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि समाज और जो सरकार का सामंजस्य होता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए सारी नीतियाँ पॉलिसीज़ तो सरकार ही बनाती है, तो इस समय उस विधा में कैसा काम हो रहा है? जी बिल्कुल, चूँकि मैं इस बात का जवाब इस रूप में देना चाहूँगा कि वैज्ञानिक केंद्र या विज्ञान केंद्र जिस लक्ष्य के साथ बने हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स हमारी एक साइंटिफिक ऑटोनॉमस बॉडी है, पूरे भारत में हमारे 26 विज्ञान केंद्र हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण हो, उसके लिए जो माध्यम हम चुनते हैं वो किस तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में परिवर्तन ला सकते हैं, उस कार्य क्षेत्र में हमारे साइंस सेंटर्स और हम काम करते हैं। प्रदर्शनियाँ हों, एक्टिविटीज़ हों, वैज्ञानिकों को बुलाना हो, कार्यशालाएँ हों, पैनल डिस्कशंस हों, रंगोली प्रतियोगिताएँ क्यों ना हो, भले ही कॉन्सेप्ट उसका विज्ञान रहेगा, तो उनसे जुड़ी हुई चीज़ों के ऊपर हमारा काम है। नीतियाँ और उनके निर्धारण से इम्प्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, शायद वो मैं उस बारे में
कुछ नहीं कह पाऊँगा। सर आखिरी सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा सवाल है जो मैंने नहीं पूछ पाया, आप बोलना चाहते थे मैं नहीं पूछ पाया उस बारे में? ये भी बहुत बड़ा सवाल आपने कहा है। सभ्यताएं ऐसे कई हजारों लाखों सवाल पूछना चाहती होंगी या पूछे होंगे, जिनके कारण हम कई हजारों वर्षों से इस पृथ्वी पे इतने आधुनिकता के दौर में आए हैं, और हमारे ही सवाल हमारे भविष्य के अस्तित्व और हमारे निर्माण और हमारे सर्वाइवल का हल ढूंढेंगे या बनेंगे, ये सवाल ही निर्धारण करेंगे। इसलिए विद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थियों से और शिक्षकों से और माता पिता से कहूँगा, बच्चों को सवाल पूछने की आज़ादी दें और सवालों के साथ उनकी दोस्ती बढ़ने दें। जरूरी नहीं उनके हर सवाल का जवाब आप दे सकें, पर टेक्नोलॉजी के एज में आप सदुपयोग करें तो बेहतर है, नहीं तो विज्ञान केंद्र आएँ और सवालों की इस यात्रा को कभी भी ख़त्म ना होने दें, क्योंकि बड़े होते होते हर बच्चा सवाल पूछना लगभग कम कर देता है। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो हमारे साथ थे साकेत सर, जिन्होंने कितना कुछ बताया, कैसे अपने वैज्ञानिक नज़रिए को हम बढ़ावा दें, किस तरह से यहाँ प्रदर्शनी लगे तो आप यहाँ पे, और यहाँ आप ज़रूर आइए, ये इतना खूबसूरत है। खासकर छोटे बच्चे जो इनके मन में इतना कौतूहल होता है लेकिन वो नहीं कर पाते, उनके पास संसाधन नहीं है, वो स्कूल में ये बात रख नहीं पाते या स्कूल की व्यवस्थाएं वंचित हैं इन चीज़ों से। ऐसे बच्चे यहाँ आएँ, ज़रूर देखें, सीखें, समझें। हमें जब पढ़ाया जाता था वैक्यूम क्या है तो हमें पता नहीं होता था ये काम कैसे करता है, लेकिन असल मायनों में वो चीज़ आज हमने आगे सीखी। वीडियो जर्नलिस्ट तरुण यादव के साथ वासिफ खान, पीपुल्स अपडेट, भोपाल।